तो मेरा जो सर्विस का कॉस्ट आया था 1570-80 रुपये आया था। फिर नेक्स्ट वीक मेरा दोस्त उसी सर्विस सेंटर पे गया और उसका जो इंजन का चार्ज होता है मेरे को करीब 900 कुछ रुपये बताया और उसको सीधा 2100 रुपये चार्ज बताया। इसका ना एक चेसी बेंड होने का, टूटने का बड़ा इशू आया था जिसके ऊपर बहुत कंट्रोवर्सी हुई थी। तो आपके साथ में ऐसा इशू आया कि अगर कोई इस बाइक को लेना चाह रहा है तो उसको क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए। तो दोस्तों अगर बात करें रॉयल एनफील्ड की तो एक बाइक ऐसी बाइक है कि जो हर ट्रेल पे जाती है और हर किसी की फेवरेट है। हालांकि इस बाइक को ना बहुत सारे लोग क्रिटिसाइज़ भी करते हैं और बहुत सारे लोग पसंद भी करते हैं। तो आज हम जिस बाइक के बारे में बात करने वाले हैं वो है रॉयल एनफील्ड की हिमालयन 450। तो भाई ये जो बाइक है, इस बाइक ने ना आते के साथ ही मार्केट में तहलका मचा दिया था। आज मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगा और ये मेरे को लगता है मोस्ट डिटेल वीडियो होगी जिसमें मैं सारी चीज़ें कवर अप करूंगा कि अगर आप इस बाइक को ओन करते हो तो आपको कैसा सेल्स एंड सर्विस एक्सपीरियंस मिलने वाला है, क्या इसकी परफॉर्मेंस मिलने वाली है और क्या ये बिल्ड क्वालिटी है। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो वेलकम बैक टू द चैनल गाइस, दिस इज समीर खान एंड यू आर वॉचिंग मोटो वर्ल्ड। सो दोस्तों इसकी ओनरशिप एक्सपीरियंस बताने से पहले थोड़ा बहुत मैं आपको इस बाइक के बारे में बता देता हूँ। तो सबसे पहले चाबी आपको कुछ इस तरीके की देखने को मिलेगी एंड इसकी अगर आपको डिटेल्ड वीडियो जानना है कि क्या स्पेसिफिकेशन मिलते हैं, ओवरऑल चीज़ें, तो उसके लिए आपको आई बटन में लिंक आ जाएगा। बट थोड़ा बहुत एक ओवरव्यू एक्सपीरियंस दे देता हूँ मैं इसके अंदर में। तो ये जो बाइक है ये आती है 450 सीसी लिक्विड कूल सिंगल सिलेंडर इंजन के साथ में और ये रॉयल एनफील्ड का इकलौता ऐसा इंजन है जो कि लिक्विड कूल सिस्टम टेक्नोलॉजी के साथ में आती है और ये जो पावर जनरेट करती है 40 bhp पावर विथ 40 न्यूटन मीटर टॉर्क और ये 6 स्पीड गियर बॉक्स के साथ में आती है। फ्रंट में आपको इसके अंदर में मिलता है शोवा का सस्पेंशन एंड रियर में आपको मिलता है इसके अंदर में मोनो सस्पेंशन। तो अब हम इसके बारे में बात करते हैं। बाकी आपको डिटेल्ड वीडियो देखनी है तो आई बटन में लिंक आ ही रहा होगा, वहाँ पे आप चेकआउट कर सकते हैं। तो अब हम बुलाते हैं इसके ओनर को और पूछते हैं बहुत सारे सवाल एंड क्लियर करते हैं आपके सारे डाउट्स को। तो भाई सबसे पहले स्वागत करते हैं हमारे अमित भाई का। तो अमित भाई स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। थैंक यू समीर भाई फॉर इन्वाइटिंग मी ऑन योर चैनल। तो सबसे पहले तो मैं आपको बोलूँगा कि आप अपना यूट्यूब चैनल के बारे में बता दो। भाई इनका यूट्यूब चैनल जाके ज़रूर चेकआउट करना क्योंकि इस बाइक से रिलेटेड सारी जानकारी आपको वहाँ पे मिल जाएगी। तो आप अपना यूट्यूब चैनल के बारे में बता दो। सो गाइस बेसिकली मैं है ना मोटो व्लॉग टाइप के वीडियो बनाता हूँ कंटेंट, और मैं कभी कभार जब मेरा मन करता है तो मैं अपनी बाइक को लेकर निकल जाता हूँ और फिर डाल देते हैं वीडियो। मतलब ऐसा रेगुलर वाला नहीं है बट हाँ समटाइम ईयर में 15-20 व्लॉग ही डाल पाता हूँ, उससे ज़्यादा नहीं डाल पाता हूँ। तो अपने चैनल का नाम बता दो अभी। सो गाइस मेरे चैनल का नाम है राइड लवर, मैं लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। तो अब अमित भाई सबसे पहले सवाल से मैं शुरुआत करता हूँ जो मैं हर किसी से पूछता हूँ कि ये बाइक जब आपने ली तो मार्केट में और कौन कौन से बाइक का ऑप्शन देखा था और क्या ऐसा दिखा कि आपने लास्ट में फाइनलाइज कर लिया कि मुझे हिमालयन की हेनले ब्लैक टॉप ऑफ द मॉडल ही लेनी है। देखो समीर भाई ये मतलब बाइक लेने का प्लान जो बना है ना वो 2 दिन में ही बना है। बट इससे पहले मेरे सबसे पहले जो मेरी बाइक थी वो थी पल्सर, ठीक है, वो मेरा पूरा 10 साल चला है। उसके बाद मैंने रॉयल एनफील्ड के साथ में जुड़ गया 2021 में, तो मैंने ली बुलेट स्टैंडर्ड, वो मैंने करीब 3.5 साल चलाई। और उसके बाद फिर मेरा हम लॉन्ग राइड पे जाते हैं तो हमें मतलब कहीं ना कहीं मेरे को फील होता है इसमें वाइब्रेशन ज़्यादा है, उसका पीछे का जो टायर है थोड़ा पतला था तो कॉन्फिडेंस कम आता था, ब्रेकिंग सिस्टम थोड़ा सा कम था। तो मेरा और मेरे दोस्त का प्लान था कभी लेंगे तो हिमालयन ले लेंगे। तो बस तभी से एक मन बनाया था नेक्स्ट बाइक जो लेंगे हिमालयन लेंगे। बट ये बाइक लेना इतना जल्दी प्लान नहीं था बट हमने ले लिया। तो आपने 2 हिमालयन एक साथ निकाली थी? हमने 2 हिमालयन एक साथ निकाली। बेसिकली पहले मैंने ली, फिर मेरे जो साथ राइड पे दोस्त जाते हैं, फिर 10 दिन के बाद उसने ले ली। तो उसका भी इतना जल्दी प्लान नहीं था, मैंने वैसे ही ले लिया, उसको उसने मेरे को देख के ले लिया। तो मतलब इनके पास एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, दोनों दोस्त है, दोनों के पास सेम ही हेनले ब्लैक है। तो ये तो रही आपकी बाइक लेने की जर्नी। तो अब अमित भाई सबसे पहला सवाल जो मैं पूछूंगा कि ये कितनी किलोमीटर चल चुकी है अभी तक? ये करीब 2000 किलोमीटर चला दिया मैं। तो अमित भाई इसकी पहली सर्विस तो हो गई होगी? पहली सर्विस हो गई है। तो पहली सर्विस कितने पे हुई थी? 500 से 500 पे पहली सर्विस हुई थी और उसका कॉस्ट आया था 1600 रुपये के आसपास। 1600 रुपये का पहला। और ये पहला फ्री सर्विसेज इसके अंदर कुछ मिलती है? हाँ वो फ्री 3-4 सर्विस जो होती है वो मिलती है आपको। फ्यूल का और जो भी फिल्टर वगैरह तो उनका चार्ज देना होता है, बाकी लेबर फ्री होता है। ओके। तो जब आपने इसकी पहली सर्विस कराई थी
तो जनरली आप एक और बुलेट भी ओन कर चुके हो, रॉयल इनफील्ड का एक्सपीरियंस आपके पास काफ़ी अच्छा है। तो लोगों का मिथ है, मिथ कह लो या बहुतों के मुंह से मैंने सुना है कि रॉयल इनफील्ड की जितनी आप सेल्स एंड सर्विसेज टीम है ना, उतनी अच्छी उनकी वो सर्विस वाली टीम नहीं है। तो कैसा एक्सपीरियंस था आपका जब आपने बाइक की सर्विस कराई? देखो क्या कहते हैं, ये बात तो ट्रूथ है कि जो शोरूम वाले बंदे होते हैं, सेल्स टीम होते हैं, वो काफ़ी अच्छी है। और जो सर्विस सेंटर वाले जो होते हैं उन मतलब मेरी जो पुरानी बाइक थी उसके साथ भी मतलब एक दो बार मेरे को लगा कि हाँ कुछ ना कुछ तो मतलब गड़बड़ है। क्योंकि एक बार तो क्या हुआ कि मैंने पूरी सर्विस करवा ली और सर्विस करवा के बिल भी करा दिया, और उसके बाद वो मेरे को बता रहा है 3-4 कमी मेरी बाइक में कि आपका क्या डिस्क प्लेट भी चेंज होगा, ये भी चेंज होगा, वो भी चेंज होगा। फिर उसके बाद जो फीडबैक का लिया है, फिर मैंने उस पर एक मैसेज पे ग्रुप पे भी डाला, बट उनका बस एक वर्ड में मैं आया रिप्लाई सॉरी, ठीक है। और अभी जब मैं हिमालयन की हम सर्विस करवाए थे, जैसा कि मैंने बताया 2 बाइक हमने एक साथ ली थी। एक हफ्ता पहले ही मतलब मैंने कराया था, एक हफ्ते के बाद मेरे दोस्त ने कराया था। तो मेरा जो सर्विस का कॉस्ट आया था 1570-80 रुपये आया था। फिर नेक्स्ट वीक मेरा दोस्त उसी सर्विस सेंटर पे गया और उसका जो इंजन का चार्ज होता है मेरे को करीब 900 कुछ रुपये बताया, और उसको सीधा 2100 रुपये चार्ज बता दिया, उसका 3600 रुपये का बिल बिठा दिया उन्होंने। तो इतना डिफरेंस आया, और वो भी जबकि पहली सर्विसेज थी, हाँ, दोनों सेम बाइक। तो उसका फ़ोन आया मेरे पास कि अमित तुम तो बता रहे थे कि इतना चार्ज है, ये है। हाँ मेरा को इतना लिया है। तो जो एस्टिमेट एक जो होता है बिल होता है, मतलब मैमो कह लो, कुछ भी कह लो, उसका उसने फ़ोटो भेजा। तो मैंने देखा कि मेरे में जो चार्ज है पूरा, मेरा भी इंजन ऑयल चेंज हुआ है, तो 2100 रुपये क्यों ले रहा है ये। फिर मैंने बोला उससे मेरी बात कराओ। तो फिर मैंने बात की तो उन्होंने बोला कि भाई सर ऐसा तो होता नहीं, इसका तो इतने का ही आता है। तो मैंने बोला ठीक है। तो मैंने सर्विस करवाई थी, मेरे पास पक्का बिल था जीएसटी के साथ। मैंने वो अपने दोस्त को दिया और मैंने बोला कंप्लेंट ठोक दो इसकी। फिर उसने फिर मैं सेम सर्विस सेंटर पे गया, तो वहाँ से रिप्लाई आया कि सर आप थे, मेरे को पता नहीं था फ़ोन पे, बस। और उसकी सर्विस भी सेम 1570-80। तो मतलब यार ये तो एक तरीके से देखा जाए तो फिर वही हो गया ना कि हर कस्टमर से अलग अलग चार्ज कर रहे हैं। हाँ। जबकि सेम बाइक है, सेम किलोमीटर पे चली और पार्ट्स भी चलो ऑलमोस्ट सेम ही जाने। तो सेम मैंने कंप्लेंट की शोरूम पे, जो सेल्स वाला बंदा था। कंप्लेंट तो नहीं की, मैंने वर्बली बोला, मैं कंप्लेंट करता तो सामने वाले की नौकरी चली जाती। वर्बली बोला तो उसने प्रूफ मांगे, हमने प्रूफ दे दिया। उसके बाद फिर उन्होंने जो किया वो किया। तो वैसे मैंने बोल दिया था ज़्यादा डॉक्यूमेंट मत करना, इसको डॉक्यूमेंट करोगे तो फालतू में अगले की नौकरी चली जाएगी। हाँ ये बात तो हमने है। नहीं तो फिर किया। मतलब बेसिकली ये है कि डिस्क्रिपेंसी थी थोड़ी सी कि आपकी सर्विस अलग कॉस्ट पे हुई थी, उसकी कॉस्ट पे अलग हुई थी, बिल्कुल, मतलब उसकी अलग कॉस्ट पे और थी। फर्स्ट सर्विस दोनों की। बताओ, तो ये थोड़ी सी एक चीज़ है ध्यान देने वाली। तो मतलब और एक चीज़ मुझे और भी बताओ कि जब आप फर्स्ट सर्विस पे गए थे तो आपकी बाइक में कोई कमी आई? जैसे इसके अंदर ना जो मेजर कमी मैंने देखी थी, मैं चीज़ें नोटिस करता रहता हूँ कि एक ना इसका मतलब आवाज़ आती है इंजन में से टाइपिंग की, और एक आती है इसके हैंडल पे से नॉकिंग की, वो कोन सेट की। तो आपके साथ अभी ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं, मैंने तो ऐसा कोई ऑब्जर्व नहीं किया अभी तक। और ये आपकी मेरे ख्याल से सेकंड लॉट की बाइक है। हाँ, सेकंड लॉट की बाइक। तो वो फर्स्ट लॉट में शायद प्रॉब्लम आई थी। तो जब आपकी सर्विस हो रही थी बाइक की, तो ओवरऑल एक्सपीरियंस क्या था? मतलब अपनी चीज़ों के लिए भागना पड़ रहा था, या फिर जो आपने बताया उन्होंने स्मूथली सुना और उस पर काम किया? हाँ नहीं, सर्विस तो ठीक हुआ। मतलब अभी जहाँ से मैंने ली है ये बाइक, उनका नया सर्विस सेंटर है, ठीक है। तो वहाँ पे ज़्यादा भीड़ थी नहीं। मैं 3 बजे गया, 6 बजे मेरे को बाइक मिल गई, तो ज़्यादा प्रॉब्लम तो नहीं। ओवरऑल आप सेटिस्फाइड थे? बस वो एक थोड़ा सा वो प्राइस वाला जो हाँ, आपके बस दोस्त वो के साथ- प्राइस वाला ही हुआ, बस बाकी तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई थी। अच्छा, आपने इसको ना 2000 किलोमीटर चला लिया है, तो इस बीच मैं तो मतलब आपको पर्सनली जानता हूँ, तो आपने को मैंने देखा है कि आप ट्रिप पे भी गए थे भी आप रिसेंटली। हाँ जी। तो आपके पास में एक सिटी का भी एक्सपीरियंस है और आप एक हाईवे पे भी गए थे। तो आप लॉन्ग टूर कहाँ गए थे? मतलब दिल्ली से कहाँ गए थे? अभी मैंने इससे एक ही टूर किया है, खाटू श्याम जी का। और वैसे मैंने छोटे मोटे ट्रिप है, मतलब अभी मतलब ये कम से कम मैंने ट्रिप पे निकलता हूँ तो 50 किलोमीटर की ट्रिप होती है, उससे नीचे तो मैं हाथ लगाता नहीं हूँ इसको। तो 50-100 किलोमीटर मेरे को जाना होता है, तो मैं अपनी ये बाइक निकालता हूँ, नहीं तो फिर मेरे पास दूसरी बाइक है, मैं वो यूज़ करता हूँ। तो आप जो अभी ये खाटू श्याम जो गए थे, वो दिल्ली से कितना किलोमीटर है? वो 250 किलोमीटर है यहाँ से। 250 किलोमीटर। तो आप और आपके दोस्त दोनों गए थे? हाँ, मैं और मेरे दोस्त गए थे, तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा था हमारा। और बाइक ने भी कहीं भी मेरे को मतलब ये फील नहीं हुआ इसके अंदर पावर कम है या फिर और कोई कमी है। मेरे को पैसे वसूल लगा है। तो अच्छा, जब आप ये एक्सपीरियंस, जब आप राइड पे गए थे, आपने सिटी में भी चलाई है, तो जो इसका इंजन परफॉर्मेंस है, तो जैसे 40 bhp है और 40 ही न्यूटन मीटर ये टॉर्क है, तो मतलब कैसा लगता है कि एकदम एक एग्रेसिव पावर लगती है, फिर एक लीलेंट उस पर चलती है कि डराने वाली पावर है? देखो पावर तो बहुत अच्छी है इसकी, एग्रेसिव पावर है। जैसे भागते हैं लगता है हाँ भाई हम कुछ स्ट्रॉन्ग उस पर बैठे। और कॉन्फिडेंस भी काफ़ी अच्छा है इसका, ब्रेकिंग सिस्टम वगैरह काफ़ी अच्छे है, कॉन्फिडेंस है। और आपकी क्रूजिंग स्पीड क्या रही होगी, एक आइडिया? देखो मैं ज़्यादा भगाने में बिलीव नहीं करता। जो मेरी मतलब नॉर्मल स्पीड होती है 70-80 रहती है,
और मैं 100-110 तक गया हूँ, उससे ऊपर मैं नहीं लेके गया। बट मेरा फ्रेंड है वो 135 तक लेके गया है। जैसे मैंने बताया, मैं ज़्यादा भगाने में बिलीव करता नहीं हूँ, तो मैं इंजॉय करता हूँ, राइड करता हूँ तब फिर आराम तो आपने जब इसको चलाया तो 250 किलोमीटर में आपको इंजन से वाइब्रेशन, जैसे सिंगल सिलेंडर है तो थोड़ा बहुत वाइब्रेशन तो होता है, हालांकि बहुत ज़्यादा स्मूथ कर दिया है इसको पिछले वाले कंपैरिजन में हिमालयन के। हाँ जी। तो आपको वाइब्रेशन फील हुआ या फिर कौन से ऐसे पॉइंट पे ऐसा हुआ कि यार इसमें वाइब्रेशन है? नहीं, वाइब्रेशन तो मेरे को फील नहीं हुआ, बट ये होता है जब मैं सिटी में चलाता हूँ, ट्रैफिक में चलाता हूँ, तो इसमें ये फर्स्ट गियर में ही चलती है, सेकंड गियर डालने का मौका मिलता ही नहीं है, ठीक है। और हीट भी करते हैं, फिर आप ट्रैफिक में चलाते हो तो ज़्यादा भी नहीं है हीट, हाँ मैनेजेबल है, पर हीट है। हीट है। हाँ। और सिटी में जब आप हाईवे पे चलते हो तो पैरों हाईवे फील नहीं होता, हाईवे पे बिल्कुल फील नहीं होता। अब इसका जो फ्यूल टैंक है वो आता है 17 लीटर का। तो ये सिटी में और हाईवे में क्या मतलब एवरेज देती है? देखो, जो इसकी ओवरऑल एवरेज आई 30 से 32 आई है, ठीक है। 30 से 32 देती है ये? 30 से 32 मेरा आया एवरेज, और ओवरऑल मीटर में भी देख सकते हैं, मतलब सही है। और इसमें फ्यूल मैंने अभी तक जो भी डलवाया, क्या रिजर्व में होता है मैं तभी डलवाता हूँ। इसमें 1250 रुपये का फ्यूल में कट लग जाता, मतलब मेरा एक नियम है कि जब बाइक रिजर्व में लगती है मैं फुल करा देता हूँ, और जब कट लगता है तब मैं बंद करा देता हूँ, सिंपल। तो 1250 रुपये में मेरा हो जाता है इसमें। मतलब आप बेसिकली इसको रिजर्व में जाते के साथ ही फ्यूल अप दोबारा करवा हाँ, देते हो? फिल अप करा देता हूँ मैं। अभी और इसके अंदर में E20 ही डलता होगा अभी तो? हाँ। तो जैसा आपने बताया कि ये हाईवे का था आपका 32 का? तो हाँ, 30-32, मतलब जैसे कि मैंने बताया कि 50 किलोमीटर से नीचे तो हाथ लगाता ही नहीं हूँ मैं इसको। तो जो ओवरऑल एवरेज निकल के है 30 से 32 का निकल के 30 से है। 32 तो भाई और क्या चाहिए, 450 सीसी की बाइक है और 40 मतलब 30-32 का एवरेज दे रही है, तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है। अच्छा, अब मैं आपसे यहाँ पे पूछना चाहूँगा कि अभी 2000 किलोमीटर ये चल चुकी है, तो ब्रेकिंग पॉइंट पे थोड़ा सा बाद में आऊँगा। तो ये जो बाइक है ये लेते हैं लोग ऑल टेरेन पे चलाने के लिए, कि चाहे ऑफ रोडिंग हो, चाहे कोई भी हो, कैसी भी हो। तो कभी ऐसा लगा है कि यार जो मैंने पैसे डाले हैं वो पर्पसफुल है, या फिर आपको लगा कि नहीं यार इसके अंदर में थोड़ा कुछ और होना चाहिए था, या फिर समझ नहीं आई, क्या लगा आपको ऑफ रोडिंग करने? नहीं, मतलब लेने से पहले जो हमारा प्लान था, मैंने बताया हिमालयन लेने का ही प्लान था, ठीक है। तो मतलब लेने से मतलब प्लान ही यही था, हिमालयन ही लेनी है, ठीक है। और उससे पहले मैंने बहुत सारी वीडियो वगैरह देख के भी R&D कर ली थी। तो जो मेरे पैसे लगे वो वर्थ है, मतलब ऐसा कहीं पे मेरे को महसूस नहीं होता कि पैसे ज़्यादा लग गए या फिर कोई ख़राब चीज़ आ गई, ऐसा मेरे को। हाँ, मैं खुश हूँ, जो मैंने पैसे खर्च किए वो सही उस पे किए। अच्छा, इसके ना शोवा के सस्पेंशन आते हैं फ्रंट के, इसके फ्रंट और बैक की अगर मैं बात करूँ तो इसके सस्पेंशन की क्वालिटी कैसी है? मतलब क्वालिटी बहुत अच्छी है। क्वालिटी आप ऑफ रोडिंग करोगे तो आपको पता ही नहीं लगेगा कि आप ऑफ रोड करो, इतनी अच्छी है क्वालिटी। कभी बड़े पॉट हॉल में गई है ये, जैसे ऑल ऑफ सडन आप स्पीड में चला रहे हो, नज़र नहीं आया, ध्यान नहीं आया और बड़े से गड्ढे में चला गया, तो क्या एक जर्किंग का एक्सपीरियंस रहता है? अभी हम, जैसे मैंने बताया, खाटू श्याम जी हम जा रहे थे, तो रेनिंग का ही सीजन था, अभी अगस्त में ही गए थे हम लोग। और NH8 पे आप मानेसर के आसपास जाओगे ना, मानेसर से पहले बहुत सारे खड्डे हैं, उसमें पता भी नहीं लग रहा था कि यहाँ पे कितना बड़ा खड्डा है, पानी भरा हुआ था। तो 2-3 बार गई और वहाँ से निकल भी गई, मतलब ऐसा, मतलब तभी हमने इसके सस्पेंशन टेस्ट किए थे, काफ़ी अच्छे सस्पेंशन है और लोडेड बाइक थे उस टाइम पे। तो ओवरऑल मज़ा आया काफ़ी? हाँ, अच्छा, बिल्कुल। अच्छा, इसकी ब्रेकिंग कैसी है? जैसे ये भागती है बहुत ज़्यादा, बंदे इसको टेस्ट करते हैं और बहुत एग्रेसिवली भागती है, मैं नंबर नहीं गिनूंगा, बट इसकी ब्रेकिंग परफॉर्मेंस कैसी है? ब्रेकिंग अच्छी है। फ्रंट और बैक की अगर कंपैरिजन बोलूँ तो कैसी है? मतलब फ्रंट बाइट कैसा है और बैक का क्या है? क्योंकि जनरली कुछ बाइक ऐसी होती है, जैसे अगर मैं एक छोटा सा रेफरेंस दूँ तो मेरी डोमिनार में ना पीछे वाला ब्रेक पता ही नहीं चलता था, जो कंट्रोल होती थी वो फ्रंट ब्रेक से ही होती थी। तो इसका रियर और फ्रंट का क्या फीडबैक रहता है? तो वो क्या कहते हैं, मैं फ्रंट ही डिस्क, मतलब फ्रंट ही यूज़ करता हूँ, बैक मैं बहुत कम करता हूँ। तो अभी का एक्सपीरियंस ठीक है, मतलब पीछे वाला भी सही है ब्रेक, बट मैं ज़्यादा जब भी राइडिंग करता हूँ मैं फ्रंट ही ज़्यादा यूज़ करता हूँ, बैक वाला कम करता हूँ। तो कंट्रोलिंग इतनी अच्छी है कि उसी से फ्रंट से ही कंट्रोल हो जाता है? आदत भी कह लो, क्योंकि इससे पहले पल्सर थी मेरी, फिर बुलेट थी, तो बुलेट में तो डिस्क ही थी, फ्रंट ही, जैसे बैक तो कुछ था ही नहीं, इसमें दोनों है, तो मैं ज़्यादा फ्रंट ही यूज करता हूँ। अच्छा, इन 2000 किलोमीटर में आपको कोई ऐसा फिट एंड फिनिश एंड क्वालिटी से रिलेटेड इशू आया कि यार कोई नट बोल्ट पे जंग लग गया हो, या फिर कुछ बज रहा है, या नॉकिंग टॉकिंग की आवाज़, या फिर वाइब्रेशन की वजह से कुछ ऐसा, या ओवरऑल अभी तक 2000 किलोमीटर में कोई इशू नहीं है? देखो, 2000 किलोमीटर मेरे को कोई ऐसा प्रॉब्लम आया नहीं है। बिल्ड क्वालिटी तो रॉयल एनफील्ड की है ही, सभी बिल्ड क्वालिटी की वजह से ही जानी जाती है। मेरे को हल्का फुल्का लगता है तो पेंट में लगता है कि हल्का फुल्का है, नहीं तो मैं ओवरऑल सेटिस्फाइड हो क्वालिटी से? अच्छा, इसके अंदर में ना फ्रंट में आते हैं 21 इंच के व्हील C8 के आते हैं,
और रियर में भी सीएट का ही आता है और 140 सेक्शन का है। तो इसका जो टायर है उसकी ग्रिपिंग कैसे है? आपने बरसात भी देख लिया, गर्मी भी देख ली, तो एक रेफरेंस बताओ कि कैसा रहता है इसका। ग्रिपिंग तो ठीक है इसकी, मतलब ऐसा कुछ इशू आया नहीं मेरे पास, ग्रिपिंग सही है, कोई इशू नहीं है। बट इससे पहले जब मेरी बाइक थी बुलेट, उसमें भी सीट के आते हैं, बट उसमें ग्रिपिंग का इशू आता था मेरे को, इससे मेरा कॉन्फिडेंस भी लो ही रहता था उसमें। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। इसके अंदर में कोई प्रॉब्लम नहीं आती। अच्छा, इसमें ना कंपनी इलेक्ट्रॉनिक्स देती है, जैसे एबीएस ऑफ करने का, नेविगेशन सिस्टम, तो थोड़ा सा टेक मॉडर्न बना रखा है इसको। तो कितने पर्पस, मतलब कितने परसेंट यूजफुल है ये? आपने कभी एबीएस ऑफ करके चलाई है इस व्हीकल? देखो अभी मतलब इतनी R&D मैंने की नहीं है, क्योंकि मैं हाईवे पे ही राइड किया है मैंने अभी तक। जब ऑफ रोडिंग वगैरह हम करेंगे तब हम बता पाएंगे। ज़्यादा उसमें मतलब है नहीं एक्सपीरियंस, अभी उस पर R&D की नहीं हमने। अच्छा, ये जो आप नेविगेशन इसके अंदर में आता है गूगल से बिल्ट इन, तो इसको यूज किया है कभी हाँ, आपने? नेविगेशन यूज किया, नेविगेशन अच्छा है। तो नेविगेशन अच्छा है, कोई लैगिंग वगैरह कोई प्रॉब्लम? नहीं, कोई प्रॉब्लम अच्छा, इसमें एक प्रॉब्लम आती है, आपके पास में आईफोन आई बिलीव। हाँ जी। तो ये होता है कि जब आप इसको फ़ोन में कनेक्ट करोगे तो आपको फ़ोन की स्क्रीन ऑन ही रखनी पड़ती है। नहीं ना, वो स्क्रीन बंद करके रखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ठीक होगी वो? हाँ नहीं, हाँ ठीक है। मतलब नेविगेशन बंद नहीं होता बेसिकली? हाँ, नेविगेशन बंद नहीं होता। अभी क्या है कि जैसे मैंने फर्स्ट सर्विस करवाई तो इसका मीटर भी उन्होंने अपडेट किया है। अच्छा, इशू रिमैप किया होगा? हाँ, मतलब अपडेट किया होगा? अपडेट किया है बिल्कुल। तो उससे पहले तो मैंने कनेक्ट ही नहीं किया था, तो उसके बाद ही कनेक्ट किया है। तो अपडेट, अब उसमें तो कोई इशू नहीं आया नेविगेशन में तो। अच्छा, इसका जो मीटर है, इसके बटन्स कभी ऐसा होता है कि हैंग हो गए हैं या फिर थोड़ा सा स्लो कर रहे हैं या फिर परफेक्ट लगते हैं? नहीं, बटन काफ़ी परफेक्ट है। पुराने मॉडल से आप देखोगे, ये अपग्रेडेड बटन अब काफ़ी अच्छे हैं मेरे। आपको नहीं लगता रॉयल इनफील्ड को इसके अंदर में ट्यूबलेस टायर देने चाहिए थे? नहीं, ये तो लगता है, ये कभी कभार तो मैं भी सोचता हूँ कहीं ऐसी जगह फंस गए जहाँ पंचर हो गया तो प्रॉब्लम। जैसे है कि मैंने पुरानी बुलेट से स्पीति गए थे, तो स्पीति के रास्ते मैंने देखे हैं, और वो भी ट्यूबलेस नहीं थे, तो उसको भी ऐसे ही लेके गए थे हम लोग। बट मैं अभी सोचता हूँ कि पंचर हो जाता तो वहाँ पे कुछ नहीं है हमारे। अच्छा, अभी तक एक बार भी पंचर का एक्सपीरियंस हुआ नहीं है? हाँ नहीं, अभी नहीं हुआ है। भाई मैं आपको रेकमेंड करूंगा कुछ ना कुछ करवा लेना। हाँ, इसमें तो कराना ही पड़ेगा, क्योंकि बुलेट तो आप आधा किलोमीटर लेके भी जा सकते हो, बट इसको तो आप नहीं लेके जा सकते, 100 मीटर भी नहीं लेके जा सकते, परेशान हो जाओगे इससे। अच्छा, ये टोटल वेट करती है 195 या 91 केजी के हिसाब से। तो इसका वेट डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है? मतलब जैसे आप इसको बैक करते हो, पीछे करते हो ट्रैफिक में, क्या मैन्यूवरिंग का क्या एक्सपीरियंस रहता है? देखो क्या है, जो मेरी बुलेट थी स्टैंडर्ड, उसका भी वेट अप्रोक्स ही था, 1 आधा किलो ऊपर नीचे। बट जो इसका डिज़ाइन है उसकी वजह से मतलब थोड़ा सा इशू आता है कि हाइट ज़्यादा है, तो आप इजीली इतना आगे पीछे नहीं कर सकते इसको, तो कई बार होता है हेल्प लेनी पड़ जाती है दूसरे बंदे की। और इसका टर्निंग रेडियस कैसा है? जैसे बाइकें होती हैं कि वो बहुत कम स्पेस में मुड़ जाती है, तो इसको नहीं, इसको स्पेस चाहिए होता है। इसको स्पेस चाहिए होता है। इसको स्पेस चाहिए होता है, बुलेट से भी ज़्यादा चाहिए होता है इसको तो space। भाई ये सारी चीज़ें एक बार ध्यान रखनी पड़ेगी। और एक चीज़ और बता दूं, आपके साथ कभी ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है कि अगर ये थोड़ी सी टिल्ट हुई है गिरने को तो संभल जाती है, या फिर क्या रहता है उसका रवैया? नहीं, संभलती नहीं है। मेरे साथ 2 बार एक्सपीरियंस हो गया है। मतलब ये समझ लो, एक बार ये टेढ़ी हुई तो गिरेगी, आप रोक नहीं पाओगे उसको, चाहे आपको पता भी। एक तो होता है कि आराम आराम से गिरना होगा, अचानक से गिरना, आप किसी भी उस सिनेरियो में आप इसको रोक नहीं पाओगे। मतलब है वेट है हाँ, काफ़ी ज़्यादा। वेट है। और कुछ मतलब क्या होता है, जो अपनी छोटी बाइक होती है आप हैंडल से भी थोड़ा सा कंट्रोल कर लेते हो, इसका हैंडल थोड़ा ऊपर है तो आप, वो भी है आपके पास नहीं है, और पैर में इतनी स्ट्रेंथ होती नहीं है एकदम से आप 200 केजी आप रोक वैसी पाओगे। बात है यार, थोड़ी सी कोशिश भी करोगे तो नस वस भी खिंच जाएगी। तो इसका जो सिटिंग अर्गोनॉमिक्स है, जैसे बैठने का पोस्चर हो गया या जो सीट का कंफर्ट है, वो कैसा है लंबे ट्रिप के लिए इस्तेमाल कर रहे हो तो? देखो बैठने का पोस्चर तो काफ़ी सही है। अभी आपको देखो, आप 200-250 किलोमीटर की राइड कर रहे हो तो मैनेज कर सकते हो आप, और आप 500-600 किलोमीटर करोगे तो फिर आपको टूरिंग सीट लगवा लेनी पड़ेगी फिर उसके लिए। अच्छा, बाय डिफ़ॉल्ट जो इसके अंदर में आती है वो कौन सी सीट है? ये नॉर्मल है, टूरिंग नहीं है। टूरिंग के लिए आपको अलग से परचेज करनी पड़ती है। वो उसमें थोड़ी एक्स्ट्रा कुशनिंग वगैरह होगी। हाँ, तो ये उसमें मेरे ख्याल अच्छी से 825 mm वाली सीट है। और अमित भाई, आपकी हाइट रेफरेंस क्या है? मेरी अप्रोक्स 5'9" है। 5'9" है। हाँ, अप्रोक्स। तो आपको क्या लगता है, चलो मैं एक वो सीट का रेफरेंस भी दे दूंगा, तो जो जैसे 5, इस बाइक के ना बहुत कल्ट फैन भी है बंदे, तो 5'6" हो गए मेरी हाइट के बंदे, या 5'7" या 5'5", तो क्या लगता है उनको ये बाइक लेनी चाहिए? मैनेज कर पाएंगे या फिर उनको एक दूसरा ऑप्शन देखना चाहिए? देखो क्या कहते हैं, पहले तो मैं भी यही सोचता था कि मैनेज नहीं कर पाएंगे, बट एक लड़की है मोटो व्लॉगर स्वाति आहूजा, उसकी 5'3" है, और उसने हिमालयन लिया। बस उसने थोड़ा सा सीट एडजस्ट किया है, और वो भी अच्छे से राइड कर रही है। लद्दाख वद्दाख होके आई है, वो काफ़ी टूर भी कर लिया उसने, 10-15 हज़ार किलोमीटर चला भी लिए। तो
वो कर सकती है तो फिर कोई भी कर सकता है, 5-3 वाला कर बात सकता तो है। ये है, वो भी वैसे भी राइडर पे जज्बा होना चाहिए। इसका ना एक चेसी बेंड होने का, टूटने का बड़ा इशू आया था, जिसके ऊपर बहुत कंट्रोवर्सी हुई थी। तो आपके साथ में ऐसा इशू आया, उसके बारे में थोड़ा बहुत अगर आप बताना चाहो ऑडियंस को। एक मिथ है कि चेसी नहीं, टूट क्या जाती है। मेरे साथ तो कुछ ऐसा इशू आया नहीं। मतलब एक यूट्यूब वगैरह पे ही फैला हुआ था, तो वो मे भी बाद में पता लगा कि उसने आफ्टर मार्केट ये क्रैश गार्ड वगैरह इंस्टॉल किए हुए थे, तो इस वजह से ही हुआ। तो उसी से मेरे को पता भी लगता है कि जो आफ्टर मार्केट के प्रोडक्ट होते हैं वो R&D वगैरह तो उस पर कुछ होती नहीं है, इसलिए वो सस्ते भी होते हैं। आप रॉयल इनफील्ड के जो एक्सेसरीज होती है, कुछ भी आप लेते हो कंपनी के लेते हो, तो R&D में मेन पैसा लगता है, प्रोडक्ट में इतना नहीं लगता है। R&D में आप अच्छे प्रोडक्ट लोगे R&D वाली कंपनी से, जो ऐसी कंपनी जो R&D करती है, तो वर्थ है अच्छा, वो। और मेरे को ऐसा लगता है कि ये कहीं ना कहीं आपको सेटिस्फैक्शन भी रहती है। अब जैसे आपने क्रैश गार्ड जो लगाया, उस टाइम तो ऑप्शन था नहीं, तो ये आपने कंपनी से ही लगवा रखा है। तो हाँ अगर जी, इन केस इनमें कुछ 19-20 भी होता है तो कंपनी इस चीज़ की गारंटी भी लेती है। गारंटी लेते हैं बिल्कुल। अच्छा, इसका जो लाइट की थ्रो है वो कैसी है? अभी आपने इसमें ऑक्सिलरी लाइट तो लगाई नहीं है, नाइट में भी राइड किया होगा आपने, तो इसकी लाइट से आप सेटिस्फाइड हो या लगता है कि नहीं यार एक्स्ट्रा लाइट लगाने की ज़रूरत पड़ेगी? हाँ नहीं, लाइट तो लगानी पड़ेगी इसमें, जो इनबिल्ड है लाइट। ठीक है, आप सिटी में चला रहे हो, बट आपको हाईवे पे जाना है तो फिर आपको लगानी पड़ेगी। इससे पहले वाली में एक पॉइंट ऐड करना चाहता हूँ मैं, जो अभी वो चेसी वगैरह था ना, तो उसमें मेरा एक्सपीरियंस है खुद का ही। देखो, चेसी वाला जो आपने बताया कि इससे पहले जो मेरे पास बुलेट थी, ठीक है, उसकी चेसी ब्रेक हो गई थी, साइड से चेसी ब्रेक हो गई थी, और मेरे को वो मैंने वारंटी ली हुई थी, उसकी एक्सटेंड जो वारंटी होती है। तो जब भी मैं चलाता तो मेरे को ऐसा लगता है पीछे से ऐसे ऐसे हिल रही है। तो एक लोकल मैकेनिक को दिखाया मैंने, वहाँ यार देखना ये बबलिंग करे, मेरे को लगा था अलाइनमेंट का इशू है। अच्छा। तो उसने बताया अमित भाई इसकी तो चेसी टूट गई है। तो मैंने बोला इसका क्या वो है, तो उन्होंने बोला कि है ना, इसको रिपेयर करा लो। तो मैं रिपेयर करा ले, हाँ, ये खुल के रिपेयर हो जाएगी। फिर उसने बोला नहीं, आपकी बाइक नई है, आप एक बार रॉयल इनफील्ड में चले जाओ और आप वहाँ पे चेक करा लो। तो उसके बाद मैं रॉयल इनफील्ड में गया, तो मैंने बोला चेसी ब्रेक हो गई। तो उन्होंने अच्छे से ट्रीट किया, बाइक अंदर लेके गए, तो देखा, उन्होंने देखा, चेक किया पहले तो कि आफ्टर मार्केट कुछ लगा तो नहीं है। फिर उन्होंने देखा कि हाँ, सारी सर्विस हमारी सर्विस सेंटर से हो रखी है। फिर मेरी वारंटी भी एक्सटेंड हो रखी थी। वो मेरी वारंटी ख़त्म होने वाली थी दिसंबर में एंड में, और वो उससे पहले ही चेसी ब्रेक हो गई। तो फिर उन्होंने मेरी फ्री ऑफ कॉस्ट चेसी चेंज करके दी, और चेसी की कॉस्ट थी करीब 25,000 रुपये। ओ भाई, तो देख लो भाई, ये एक एग्जाम्पल है कि अगर आप चीज़ें ले रहे हो इतना एक्सपेंसिव, तो भाई कोशिश यही क्या करो कि जो कंपनी से एसेसरीज आती है ना वो हो, क्योंकि यार फिर सारा जिम्मा ना उन्हीं का ही होता है। बिल्कुल। अब ये देखो ना कि उन्होंने मेरी एक हफ्ता बाइक रखी, 25,000 रुपये की चेसी थी वो ओरिजिनल, और वो उन्होंने अपग्रेड करके दी, पूरा चेंज करके दिया, पूरी जितना भी जो चेसी था पूरा चेंज करके दिया। और उसके बाद भी मैंने 1-1.5 महीना चलाया, कुछ इशू नहीं है, उसके बाद मैंने सेल किया है वो। तो भाई ये काफ़ी अच्छी बात है, क्योंकि अगर आप आफ्टर मार्केट करवा लोगे ना तो एंड ऑफ द डे वैसी वाली बात मिलती नहीं है। बिल्कुल और कल को आफ्टर सेल्स भी करोगे तो यार वो बंदा भी देख के बोलेगा ये तो जुगाड़ पट्टी कर रखी है। बिल्कुल। अब मैं वेल्डिंग करा देता। देखो, वो बाइक मैंने ली थी एक 60 की, वो एक 45 में मैंने बेची है, 3.5 साल यूज करके 42,000 चला के। आप देख रहे हो, इन केस में उसको वेल्डिंग करा देता तो उसके 50,000 रुपये वैसे ही टूट जाते। बिल्कुल टूटने थे वो तो, कोई भी देखता तो यही कहता भाई जुगाड़ पट्टी कर रखी है। तो भाई ये था ओवरऑल सारा एक्सपीरियंस। और एक सवाल मैं और पूछना चाहूँगा, हालांकि 2 सवाल पूछना चाहूँगा। तो इसका ना, इस वाले पर्टिकुलर मॉडल के अंदर में आपको एल्यूमिनियम वाले रिम आते हैं। मैंने अभी रीसेंट वीडियो देखी थी शायद 2-4 दिन पहले कि फ्रंट में ना इसका जो रिम है वो बेंड हो रहा है। तो आपके साथ में कोई ऐसा इशू आया इस चीज़? नहीं, मेरे साथ तो कुछ ऐसा आया नहीं है, और मैंने ऐसा कोई वीडियो भी नहीं देखी है अभी तक। तो इतना पैसा कंपनी ले रही है, 365 के आसपास आपने दिया है, तो ऐसे कौन सा चीज़ आपको लगता है कि यार कंपनी ना बाय डिफ़ॉल्ट इसके अंदर में इंट्रोड्यूस करना चाहिए कि ये इसको ना एक्स्ट्रा पैसे दे के ले चाहे कैसे भी करते, ये कंपनी की तरफ से आनी चाहिए? जो मेरे को लगता है, एक तो जो इंजन गार्ड होता है या फिर लैग गार्ड, ये जो साइड का, ये कंपनी को देना चाहिए। सेकंड, मेरे को लगता है ट्यूबलेस होने चाहिए टायर, क्योंकि जैसे ऑफ रोडिंग है या फिर टूरिंग के लिए भी लेते हैं, तो ये चीज़ें सोच समझ के ही थोड़ा सा करना चाहिए कि एड ऑन, मतलब अभी इसको अपग्रेड करते हैं तो 20-25 हज़ार रुपये का खर्चा आएगा कम से कम। तो अभी और जो ये मेरे रिम है ये किसी यूज के होंगे नहीं, मैं अलग से रिम लेता हूँ, तो है ना, तो ये एड ऑन करके देना चाहिए कंपनी को। अमित भाई एक सवाल और पूछना चाहूँगा। जैसे पुरानी वाली मैंने हिमालयन चलाई है, तो उसमें मुझे ऐसा पर्सनली, मुझे क्या मतलब बहुत लोगों को ऐसा होता था कि इसका क्लच बहुत हार्ड है, क्लच लीवर,
तो इसके अंदर भी वो प्रॉब्लम है? देखो स्टार्टिंग में जब लिया था तो हल्का सा लग रहा था, बट जैसे मैं फर्स्ट सर्विस से पहले ये नॉर्मल हो गया। अभी ऐसा कुछ प्रॉब्लम है नहीं इसमें, नॉर्मल है अभी। तो काफ़ी अच्छे हैं हाँ मतलब काफ़ी अच्छे, कोई इशू नहीं है। इसके अंदर में ना थ्रॉटल जो मिलता है वो आपको राइड बाय वायर टेक्नोलॉजी मिलती है, और जो क्लच है वो स्लिपर असिस्ट क्लच मिलता है। तो इसका जो थ्रॉटल का रिस्पॉन्स है वो कैसा लगता है आपको? वो काफ़ी अच्छा है, क्योंकि मेरे को स्टार्टिंग में नहीं पता था ये चीज़ें। मेरे को जब मैं सर्विस सेंटर गया था तब मेरे को पता लगा था, पर रिस्पॉन्स काफ़ी अच्छा है। मतलब ग्लिच नहीं है बीच में, काफ़ी मतलब सेम टाइम का मतलब रिस्पॉन्स काफ़ी स्मूथ रिस्पॉन्स मिलता स्मूथ है, बिल्कुल स्मूथ है। तो ये भी एक है भाई। अगर आप देखोगे तो इसके अंदर में राइड बाय वायर टेक्नोलॉजी, मैं आपको बता देता हूँ एक रेफरेंस के तौर पे ऑडियंस को कि बेसिकली क्या होता है ना, जो राइड बाय वायर टेक्नोलॉजी होती है उसके अंदर में ना आपको देखना, कभी आप रेस की एक वायर जा रही होती है, इसके अंदर में वायर होता ही नहीं है। ये पूरा का पूरा थोड़ा सा सेंसर बेस्ड बेसिकली काम होता है इसका, जिससे बहुत ही स्मूथ एक्सेलरेशन आपको मिलती है। कि अगर कोई इस बाइक को लेना चाह रहा है तो उसको क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए जब लेने से पहले? देखो दो चीज़ें मेजर है इसमें। देखो एक तो ये सिटी में चलाने के लिए नहीं है, ठीक है। आप सिटी में आप इसको चलाओगे तो आप परेशानी रहोगे, क्योंकि फास्ट पहले दूसरे गियर में ही चलेगी, क्योंकि पावर इसमें स्पीड इतनी है, पावर इतनी है। और दूसरा ये ओवर वेट थोड़ा ज़्यादा है, अप्रोक्स इसमें 200 kg का वेट है, तो थोड़ा वेट का भी कंसर्न रहेगा इसमें। बाकी ओवरऑल पूरा प्रोडक्ट सेटिस्फाइड है, अगर हाँ, कोई जाना चाहता है बिल्कुल। तो ले सकता है। अमित भाई, जब बाइक चलाते हैं ना तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है उसका एग्जॉस्ट साउंड। तो इसका एग्जॉस्ट साउंड कैसा लगता है आपको? एग्जॉस्ट साउंड काफ़ी अच्छा है इसका। इससे पहले है ना, मैं एक बंदे के व्लॉग देखता हूँ, MS के व्लॉग, मुंबई में रहने वाले, उसके पास टाइगर थी। तो जो उसकी टाइगर का साउंड है सेम मैंने इसमें फील किया है, काफ़ी अच्छा है। सेम टू सेम तो नहीं बोल सकता, हाँ मतलब 70-80% मैच करता है मतलब मज़ा आता है हाँ बेसिकली। मज़ा आता है। चाहूँगा कि ऑडियंस को सुना देते हैं एक बार आवाज़ कैसी आती है। निकाल लूँगे? नहीं, मैं इसी वाले से ही कर लूँ। ठीक है। तो दोस्तों ये थी कुछ इसकी आवाज़, तो आपको कैसी लगी ज़रूर बताना। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि जितनी भी मैं इन्फॉर्मेशन देना चाहता था वो सारी की सारी मैंने इस वीडियो में कवर अप करी होगी, एंड आपके ज़्यादा से ज़्यादा जो डाउट थे वो सारे क्लियर हो गए होंगे, एंड एक आपको अच्छा खासा आइडिया मिल गया होगा कि अगर आप इस बाइक को ओन करते हो तो आपको कैसा चीज़ें मिलने वाली है, क्या सर्विसेज कॉस्ट रहने वाली है, और किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो अगर आपको ये वीडियो किसी भी रीज़न से अच्छी लगी है तो भाई वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सिर्फ 2 सेकंड का टाइम लगेगा, सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि बहुत सारे लोग वीडियो देख के चले जाते हैं बट सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। तो अब इसी नोट पे मैं इस वीडियो को करता हूँ एंड। अपने प्यारे प्यारे कमेंट करके मुझे बता दो कि आपको ये बाइक क्यों पसंद है और अगली वीडियो आप किस बाइक के ऊपर में देखना चाहते हो। सो इसी नोट पे करते हैं इस वीडियो को क्लोज। तो मिलेंगे हमारे ऐसे किसी नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन बाय बाय।